नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज देश की बात में हम बात करेंगे कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में गरमाई हुई राजनीति की। महाराष्ट्र में यूं तो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से शिवसेना की सरकार चल रही है, लेकिन भरोसे का आलम यह है कि नेता एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हुई है? विचारधाराओं के साथ आने के दावे के साथ साथ आखिर विचारधाराओं में ये विरोधाभास कैसे आया है? सबकी सोच अलग अलग क्यों होती जा रही है, ये दिखाएंगे आपको। और इसके पीछे क्या ऑपरेशन कमल काम कर रहा है? जी हाँ, ये खबर भी है कि बीजेपी ने ऑपरेशन कमल के तहत महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कमर कस ली है और इसलिए तमाम तरह की जो तिकड़म है वो शुरू हो चुका है। तो हम आपको दिखाएंगे कि उद्धव ठाकरे ने आज जो बैठक बुलाई है उसमें क्या कुछ रहा और महाविकास अघाड़ी के तीनों प्रमुख दल यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल तो इसमें हुए, लेकिन बात क्या हुई, निर्णय क्या रही और कांग्रेस की भूमिका को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उस बयान पर राहुल गांधी ने सफाई क्या दी। इन तमाम खबरों के बीच हम आपको ये भी दिखाएंगे कि राहुल गांधी जो कि लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, उन्होंने जब कोरोना के बारे में और कोरोना के वैक्सीन के बारे में बात की है अमेरिका में हेल्थ एक्सपर्ट से, तो उनका क्या जवाब रहा और किस तरह से अब उम्मीद बांधी जानी चाहिए कि कोरोना का वैक्सीन भी आ पाएगा। उधर कोरोना और लॉकडाउन में मोदी सरकार को फेल बताने वाले राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक बार फिर से पलटवार किया है और इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वार और प्रतिवार के इस पूरे खेल को आपके सामने रखेंगे, ये देखने, ये जांचने, ये मापने की कोशिश करेंगे कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन कह रहा है और सियासत कहां अपने रॉ में बह रही है। उधर लॉकडाउन पर बोलने से पहले उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों को देखना चाहिए। रविशंकर प्रसाद का ये बयान था। ये भी एक अजीब तरह का खेल चल रहा है कि जब कोरोना पर सवाल उठ रहे हैं तो पक्ष कह रहा है कि तुम अपने राज्य की ओर देखो जहां तुम्हारी सरकार है, विपक्ष कह रहा है कि जरा वहां देखो जहां तुम्हारी सरकार है। दरअसल पक्ष और विपक्ष के सुर तो बदले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, अलग अलग रहते हैं हमेशा, लेकिन महामारी में जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि सबके सुर एक हो जाएंगे, वो भी नहीं हो सका। लेकिन कोरोना अपने जो दर से है वो बढ़ता ही जा रहा है, संकट और अधिक बढ़ता जा रहा है और संकट में भी राजनीति करने का अंदाज बदलता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन और रैलियों की जगह बड़े बड़े मैदान नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब ये जंग दिखाई दे रही है। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के भीषण चपेट में आई भारतीय अर्थव्यवस्था पर चालू वित्तीय साल में काफी बुरा असर पड़ने वाला है। ये खबर भी आपके सामने होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जारी इको रैप रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 और 21 में भारत की विकास दर 0 से 6.8% नीचे जा सकती है। -6.8% हमारी विकास दर रहेगी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के अंधेरे भविष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं और इस दर की यदि इस पर ध्यान देंगे तो आपको इस समझ में आएगा कि कितने करोड़ नौकरियां इस देश में अब नहीं रहेंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पैसा भी बहुत फूंक फूंक कर खर्च करें और अपने आने वाले भविष्य की प्लानिंग भी बहुत सोच समझ कर करें। तो हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति बन रही है। उधर लद्दाख सीमा पर आक्रामक तेवर दिखा रहे चीन के तेवर कैसे नरम पड़े हैं। चीन ने अब कहा है कि लद्दाख में हालात स्थिर हैं। उधर 2 दिन चलने वाले भारतीय आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में चीन सीमा पर डटे कमांडर्स अपना प्लान कैसे सामने रखेंगे, ये सब कुछ होगा आपके इस खास कार्यक्रम देश की बात में। हम आपको ये बता दें कि आर्मी कमांडर्स की बैठक साल में 2 बार होती है। इसमें सेना के 7 कमांड के अधिकारी भाग लेते हैं। चीन से सटी उत्तरी और पूर्वी कमांड के सैन्य अधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस का इस बार हिस्सा हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और चीन के बीच तनातनी दूर करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। अमेरिका की हमेशा से ये कोशिश रही थी कि या तो भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ बन जाए या भारत चीन के बीच मध्यस्थ बन जाए, ताकि अमेरिका जो अपने पांव भारत में पसारना चाहता है, खासकर
उन तमाम सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने आप को जमाना चाहता है, ताकि वो एशिया ही नहीं बल्कि यहीं से वो चीन, जापान तक अपनी पूरी नज़र बना के रख सकता है। और इसी मंसूबे से वो इस तरह की बातें, इस तरह की पेशकश हमेशा करता आया है। उधर पाकिस्तान से आ रहे पंखों वाले नन्हे शैतान यानी टिड्डियों के दल जयपुर से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। लाखों करोड़ों टिड्डियों के झुंड को अगर हवा की गति सही मिली तो उन्हें दिल्ली पहुंचने में देर नहीं लगेगी और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है फसलों के लिहाज से। उधर राष्ट्रीय राजधानी को अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि टिड्डियों के दल अभी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में किस तरह से पूरे उपाय किए गए हैं, ये भी आपको हम देश की बात में बताएंगे। देश की बात में इन तमाम खबरों के अलावा आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को भी देखेंगे और ऐसे सितारे को भी याद करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अहम है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच सियासी संकट पैदा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि सभी राजनीतिक दल इससे इनकार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि सभी दलों के अंदर गुणागणित शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के भविष्य को लेकर चल रहे कयासों को तब और बल मिला जब राहुल गांधी के बयान ने इसमें घी डालने का काम किया। बीजेपी पहले दिन से ही आरोप लगा रही है कि अलग अलग विचारधाराओं का ये गठबंधन ज्यादा टिकने वाला नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहकर कि राज्य सरकार के निर्णयों में कांग्रेस की कोई खास भूमिका अभी तक नहीं दिख रही है, पूरे मामले को और तूल मिल गया। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इस पर सफाई दी और कहा कि उद्धव सरकार को कांग्रेस का पूरा समर्थन हासिल है और जो भी बात वो कही गई है वो बात केवल एक आलोचना है, न कि इसे निंदा समझा जाना चाहिए। इससे पहले एनसीपी मुखिया शरद पवार की राज्यपाल से मुलाकात और बीजेपी द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग से राजनीति पहले ही काफी गर्म हो चुकी है। ताजा घटनाक्रमों की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को गठबंधन की बैठक बुलाने पर मजबूर कर दिया है। इन घटनाक्रमों ने महाविकास अघाड़ी की बैठक में राज्य के मौजूदा राजनीतिक उठापटक पर बात हुई। साथ ही कोरोना का बढ़ता खतरा भी चर्चा का केंद्र रहा। कोरोना को लेकर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार निशाने पर है और बीजेपी ने सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र बचाओ अभियान चलाया है। Supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. राहुल गांधी का यही बयान महाराष्ट्र में सियासी हलचल की बड़ी वजह बनी, जिसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया। बैठकों का दौर शुरू हो गया, तरह तरह के कयास लगने लगे और विपक्ष ने इसे महाअघाड़ी में दरार से जोड़ दिया। मामला बढ़ा तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे से बात की। राहुल ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उद्धव सरकार को कांग्रेस का पूरा समर्थन है। राहुल ने कोरोना लॉकडाउन को लेकर एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस डिसीजन मेकर की भूमिका में नहीं है। ये सवाल राज्य में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर पूछा गया था और राहुल के जवाब को मामले से पल्ला छुड़ाने की कोशिश माना गया था। हालांकि मामला बढ़ते ही तुरंत महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया और कहा कि कांग्रेस का हाथ उद्धव सरकार के साथ है। इसके बाद शिवसेना ने भी कहा कि सभी सहयोगी दल एक साथ हैं और महाराष्ट्र सरकार स्थिर है। अब राहुल गांधी ने आदित्य ठाकरे से बात करके तमाम तरह की अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश की है। उधर महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सहयोगियों की बैठक हुई। ये बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पिछले 2 दिन से बीजेपी के 2 बड़े नेता राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुके हैं। इस बैठक में गठबंधन तीनों पार्टियों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल की खबरों को रफ्तार तब मिली जब 25 मई की सुबह शरद पवार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। पवार और कोश्यारी के बीच इस बैठक का समय अहम माना जा रहा था, क्योंकि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना और राजभवन के बीच पिछले दिनों गतिरोध की खबरें सामने आई थी। हालांकि बाद में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने स्पष्ट कहा कि ठाकरे सरकार स्थिर है। उद्धव सरकार को समर्थन देने वाली कांग्रेस और एनसीपी मजबूती से सरकार के साथ है। शरद पवार राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ठाकरे से मिलने उनके मातोश्री बंगले में भी गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट।
उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मसले पर दुनिया के 2 बड़े एक्सपर्ट से बात की। इस दौरान कोरोना वायरस के असर, लॉकडाउन से पहुंची चोट पर भी चर्चा हुई। ये एक्सपर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा और स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जोहान गिसेक थे। कोरोना और उसके आर्थिक असर पर राहुल अलग अलग क्षेत्रों के देश विदेश के एक्सपर्ट से लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने 30 अप्रैल को आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा की थी और इस सीरीज की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में 5 मई को नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से भी उन्होंने बातचीत की थी। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर राहुल गांधी ने 2 अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ से चर्चा की। एक एक्सपर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा और स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जोहान गिसेक थे। कोरोना की वैक्सीन पर प्रोफेसर झा ने बताया कि अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के वैक्सीन रिसर्च के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पहला वैक्सीन अगले साल तक आने का भरोसा है। प्रोफेसर आशीष झा के अनुसार भारत के लिए 50 से 60 करोड़ की वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत में भी कई टीमें वैक्सीन बनाने पर काम कर रही हैं, जिसको भारत सरकार की ओर से भी लगातार मदद की जा रही है। ऐसे में अगर भारत सरकार में कोरोना वायरस की वैक्सीन सबसे पहले बन जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। प्रोफेसर झा के मुताबिक कोरोना 1 या 1.5 साल की समस्या नहीं, बल्कि इससे 2021 में भी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि हाई रिस्क वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। दुनिया बड़ी महामारियों के दौर में जा रही है और कोरोना कोई आखिरी नहीं है। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर भी राहुल ने विशेषज्ञों से बातचीत की। स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जोहान गिसेक ने कहा कि भारत में सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए। अगर लॉकडाउन सख्त होगा तो अर्थव्यवस्था जल्द बर्बाद हो जाएगी। You soften one restriction, you wait 2-3 weeks and see what happens. Do we have more spread of the disease? Yes, we had more spread. Okay, then we take one step back, reinstitute and try another restriction if that works. So I think it will take months to really ease out of all the lockdown, but you must do it one restriction at a time and see what. राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वायरस के बाद हम अलग तरह की दुनिया देखेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एक नीति पर काम करना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की असली लड़ाई जमीन पर लड़ी जा रही है। एक्सपर्ट के साथ चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के असर, लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो रहे लोगों पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन ये लोगों को एक साथ लाने का काम भी करेगा, क्योंकि आज हर कोई जाति धर्म को भूलकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन लॉकडाउन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। इसके पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इस वक्त बीजेपी के अंदर एक अलग तरह का उत्साह है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ही प्राइवेटली और बहुत ही चुपके से ऑपरेशन कमल शुरू किया है, जिसके तहत पूरे देश में कैसे कमल का राज फैलाया जा सके, कैसे कमल को खिलाया जा सके, इस पर विचार चल रहा है। महाराष्ट्र को भी उसी कड़ी में रखा गया है, जिसकी वजह से तमाम तरह की समस्याएं दिख रही हैं और एक तरह से इसका मौका कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी दे दिया है और जो बीजेपी के लिए राह को और प्रशस्त कर रहा है। इसके बाद ये कोशिश बिहार में भी होने वाली है ताकि नीतीश कुमार को हटाकर केवल बीजेपी की सरकार बनाई जा सके। और इसके तहत जो सबसे पहला निशाना होता है वो निशाना साधती है बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस में भी राहुल गांधी पर। और बस फिर क्या था, रविशंकर प्रसाद ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने राहुल पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को राहुल ने 5 तरीके से कमजोर करने की कोशिश की। पहले उन्होंने नकारात्मकता फैलाई, फिर संकट के समय देश के खिलाफ काम किया, तीसरा झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश की, चौथा उनकी कथनी और करनी में फर्क है और पांचवा उन्होंने गलत तथ्य और झूठी खबरें उड़ाई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल के पास कोरोना लॉकडाउन को लेकर कोई प्लान है तो बताएं। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है, तो फिर ये बात वो अपने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं समझाते। सबसे पहले पंजाब ने और फिर राजस्थान ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसे 31 मई तक बढ़ाने में भी महाराष्ट्र और पंजाब सबसे आगे रहे। मैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का उत्तर इसलिए दे रहा हूं कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और वो कांग्रेस का स्वर लेकर बोलते हैं।
इसलिए जवाब देना जरूरी था। क्या दूसरी बात है, महाराष्ट्र में कहाँ राजनीति हो रही है? ट्रेन को देने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? क्या देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ नहीं कहा है कि हमें सरकार को गिराने में कोई रुचि नहीं है? क्या राज्यपाल ने नहीं कहा है क्या कि हमें राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है? तो आप क्या चाहते हैं आप? अब ये मुझे बताइए कि ये सवाल मुझसे पूछने के पहले आप राहुल गांधी से ये पूछिए कि राहुल गांधी स्वयं महाराष्ट्र की सरकार के साथ राजनीति क्यों कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो शायद ये एक तरह से उम्मीद हम लोगों के अंदर आ गई थी कि इस महामारी के वजह से तमाम दल देश हित में सोचेंगे और जो भी देश हित में कुछ भी कर रहा होगा उसका स्वागत करेंगे। लेकिन सियासत कभी नहीं बदलती, चाहे कोई मर रहा हो, कोई जी रहा हो, देश आगे बढ़ रहा हो या पीछे हो रहा हो। आर्थिक संकट एकदम सर पर आके खड़ी है और हमारा भविष्य अंधेरे में दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद राजनेताओं को अपनी सियासी रोटियां सेकनी होती हैं। और इसी वजह से कोरोना संकट के दौरान राजनीति करने का अंदाज बहुत बदल गया है। हालांकि वार प्रतिवार तो अभी भी जारी है, लेकिन विरोध प्रदर्शन और रैलियों की जगह बड़े बड़े मैदान नहीं रह गए हैं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब ये दिखाई दे रहे हैं। कोरोना ने पॉलिटिक्स का अंदाज पूरी तरह से बदल दिया है। इसकी तस्दीक बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों को देखकर की जा सकती है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। देश में 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई गई है। इसके अलावा पार्टी वर्चुअल रैलियां भी करने वाली है। साथ ही पार्टी सभी मंडल में फेस कवर और सैनिटाइजर बांटेगी। 30 मई 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उधर बीजेपी को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस कार्यकर्ता 28 मई को ऑनलाइन आंदोलन करेंगे और लॉकडाउन के कारण परेशान हो रहे प्रवासी मजदूरों, किसानों और गरीबों के हित में काम करने के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होने लगी है। 2 महीने के बाद सियासी दल फिर सक्रिय हुए हैं। बीजेपी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर 30 मई को 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के अलावा कई ई-रैलियां भी आयोजित करेगी। वहीं कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेरने की वर्चुअल रणनीति बनाई है। प्रवासी श्रमिकों, किसान और छोटे दुकानदारों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी गुरुवार यानी 28 मई को ऑनलाइन आंदोलन करेगी। लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों, किसानों, असंगठित कर्मचारियों और छोटे दुकानदारों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने जा रही है। जो भी लोग इनकम टैक्स की परिधि के बाहर हैं, उन सभी परिवारों के खाते में केंद्र सरकार की ओर से 10,000 रुपए की तत्काल मदद पहुंचाने की मांग को लेकर कांग्रेस 28 मई को दिन के 11 से 2 बजे के बीच बड़े पैमाने पर ऑनलाइन अभियान चलाएगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिया कि इस अभियान में सभी कार्यकर्ताओं का शामिल होना अनिवार्य है। पार्टी ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ 50 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन जुटाने का लक्ष्य रखा है। ऑनलाइन आंदोलन करने जा रही कांग्रेस ने लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया है। 2 बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी और 1 बार विपक्षी दलों की बैठक ऑनलाइन हो चुकी है। राहुल गांधी भी लगातार ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं। उधर केंद्र की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल कोरोना संकट के बीच पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में अपनी उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और रैलियां करेंगी। बीजेपी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पत्र को देश भर में 10 करोड़ घरों तक पहुंचाना है। इसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, विश्व कल्याण हेतु भारत की भूमिका और कोविड-19 के फैलने से बचाव जैसी बातें सम्मिलित होंगी। इसके साथ ही पार्टी कोरोना के बचाव और राहत के लिए सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों से संबंधित छोटे छोटे वीडियो जारी करेगी, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है। हर बड़े राज्यों में कम से कम 2 रैली और छोटे प्रदेशों में कम से कम 1 रैली होगी। पार्टी ने इस अवसर पर जारी अपने बयान में कहा है कि मोदी सरकार के दूसरे पारी का पहला साल तमाम ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इन उपलब्धियों में आर्टिकल 370 का हटाया जाना और 3 तलाक के खिलाफ कानून पास होना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,51,000 को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी
अपडेट के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,51,767 है, जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। अभी तक 4,337 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 64,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,387 नए मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की मौत की खबर है। अभी देश में 83,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं। कोरोना वायरस से लड़ रहे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सवाल पहले भी उठते आए हैं। हालांकि कोरोना को देखते हुए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और तैयारियों को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की। इसमें काफ़ी हद तक उसे सफलता तो मिली, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कुछ करने की ज़रूरत है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मामले बढ़ने का एक कारण टेस्टिंग का बढ़ना भी है। पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना करीब 1 लाख से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। 26 मई तक 31.26 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब पूरा फोकस टेस्टिंग पर है। हालांकि बात टेस्टिंग लैब की करें तो इनकी संख्या में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। बावजूद इसके आबादी को देखते हुए ये पर्याप्त नहीं है। कई ज़िलों में लैब न होने से रिपोर्ट आने में काफ़ी देर लग रही है, जो कि स्थिति को और गंभीर बनाती जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के मुताबिक 26 मई तक देश में RT-PCR के लिए 453 लैब हैं। इनमें से 304 सरकारी और 149 निजी लैब हैं। RT-PCR के अलावा ट्रूनेट टेस्ट के लिए 105 और CBNAT टेस्ट के लिए 54 लैब हैं। हालांकि कोरोना की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अभी तक भी देश में 531 जिलों में कोरोना की जांच के लिए RT-PCR टेस्टिंग लैब नहीं है। देश में कुल 733 जिले हैं। इनमें से 717 जिलों का डाटा देखें तो 186 जिले जिनमें टेस्टिंग लैब हैं। कुछ जिलों में एक से ज़्यादा टेस्टिंग लैब भी हैं। मुंबई में RT-PCR के लिए 9 टेस्टिंग लैब मौजूद हैं। 717 जिलों में से 427 जिले ऐसे हैं जहां कम से कम एक कोरोना संक्रमित ज़रूर है। फिर भी यहाँ पर एक भी टेस्टिंग लैब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर इन जिलों में कोरोना संक्रमित मिलता भी है तो उसके टेस्ट की रिपोर्ट आने में काफ़ी वक्त लग सकता है, क्योंकि RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल दूसरे ज़िले में भेजना पड़ता है। वहीं 104 ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ कोरोना का ना ही कोई मरीज है, ना ही टेस्टिंग लैब। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ 26 मई तक 52,667 मरीज आ चुके हैं। यहाँ के 36 में से 16 जिलों में ही RT-PCR के लिए टेस्टिंग लैब है। हालांकि कुल टेस्टिंग लैब की संख्या 62 है। इस तरह कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ के 32 में से 28 जिलों यानी कि 87.5 जिलों में टेस्टिंग लैब हैं। सबसे ज़्यादा टेस्टिंग लैब के मामले में भी तमिलनाडु पहले नंबर पर है। यहाँ के 28 जिलों में 65 लैब हैं। वैसे अप्रैल से देश में टेस्टिंग की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। 1 अप्रैल को देश में हर 10 लोगों पर सिर्फ 32 लोगों की ही कोरोना जांच हुई है, जबकि 30 अप्रैल तक ये आंकड़ा 32 से बढ़कर 616 हो गया। 24 मई को देश में हर 10 लाख लोगों में से 2,159 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। यानी 1 अप्रैल के बाद हर 10 लाख लोगों पर कोरोना टेस्टिंग के आंकड़े 24 मई तक करीब 70 गुना तक बढ़ गए हैं। राज्यों की बात करें तो दिल्ली में हर 10 लाख लोगों में से सबसे ज़्यादा 8,494 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र में हर 10 लाख लोगों में से 2,909 लोगों की जांच हुई है, जबकि बिहार में 24 मई तक हर 10 लाख लोगों में से सिर्फ 524 लोगों की ही टेस्टिंग हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना वायरस न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम के लिए एक चुनौती सा बन गया है। चुनौती इसलिए क्योंकि इससे अब तक अकेले हमारे देश में 1.5 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं
उधर 10 साल में देश का स्वास्थ्य बजट 175% बढ़ने के बाद भी इतना कम है कि एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा देने में कमर टूट जाती है। अलग अलग बीमारियों के कारण भारत में 2.5 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली है, जो ये बताता है कि देश में स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी चीज की अभी कितनी कमी है और लोग इस वक्त कितने मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। इस बार का स्वास्थ्य बजट पिछले साल के मुकाबले 4% ज्यादा था। 2019-20 में स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 64,609 करोड़ रुपए रखे थे, जबकि साल 2020-21 में 67,112 करोड़ रुपए रखे गए। पिछले 10 साल में ही हमारे हेल्थ बजट में 175% की बढ़ोतरी हुई। फिर भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य पर कुल जीडीपी का 2% से कम खर्च होता है, जबकि चीन में कुल जीडीपी का 3.2%, अमेरिका में 8.5% और जर्मनी में 9.4% खर्च स्वास्थ्य पर होता है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के मुताबिक 2017-18 में केंद्र सरकार ने लोगों की हेल्थ पर जीडीपी का 1.2% ही खर्च किया। 2009-10 में सरकार ने हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर साल भर में सिर्फ 621 रुपए खर्च किए, जबकि 2017-18 में ये खर्च 167% बढ़कर 1,657 रुपए हो गया। अगर इस हिसाब से देखें तो सरकार हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर रोज सिर्फ 4.5 रुपए खर्च करती है। साल 2016-17 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अलावा लोगों ने साल भर में खुद अपनी जेब से 3,40,196 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च किए। इस हिसाब से हर व्यक्ति ने अपनी जेब से 2,570 रुपए का खर्च किया। लोगों के स्वास्थ्य पर 2017-18 में 37% केंद्र और 67% राज्य सरकार ने खर्च किया। पिछले 10 साल में सरकार ने हेल्थ बजट में करीब 2.5 गुना की बढ़ोतरी की, जबकि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ाया। नेशनल क्राइम ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार उसके बाद भी 10 साल में करीब 2.5 लाख लोगों ने सिर्फ बीमारी से तंग आकर आत्महत्या की। ब्यूरो रिपोर्ट। और ये मानसिक तनाव केवल सामाजिक नहीं, केवल स्वास्थ्य की वजह से नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी जिस तरह की मार हम आम लोग खाने वाले हैं या इसका जो डर पैदा हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा तनाव दे रहा है और इस वजह से भी ऐसी स्थितियां पैदा हो जा रही हैं। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना महामारी किसी को नहीं बख्शने वाली है और इस वजह से इसके चपेट में हमारी अर्थव्यवस्था भी आ रही है। अर्थव्यवस्था पर चालू वित्तीय साल में काफ़ी गंभीर असर पड़ने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जारी एक रैप रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020-21 में भारत की विकास दर 0 से 6.8% नीचे जा सकती है, यानी कि माइनस में विकास दर रहेगी। वहीं मार्च से लॉकडाउन शुरू होने की वजह से बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में विकास दर 1.2% रहने का अनुमान है, जिसकी वजह से अब नौकरियों के जाने का अंदेशा हो गया है। SBI की जारी इकोरेप रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर-दिसंबर में विकास दर 7 साल के निचले स्तर पर यानी कि 4.7% रही थी। वहीं पहली तिमाही में विकास दर 5.1% और तीसरी तिमाही में 5.6% थी। SBI ने कहा कि चौथी तिमाही के आखिरी सप्ताह में लॉकडाउन की वजह से कारोबारी गतिविधियां पूरी गई हैं। इस कारण जनवरी-मार्च में विकास दर 1.2% रह सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 29 मई को पिछले वित्तीय साल के GDP आंकड़े जारी करेगा। इससे पहले SBI ने अनुमान जताया है कि बीते वित्त वर्ष में विकास दर 4.2% रह सकती है, जो पहले 5% रहने का अनुमान था। रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में लागू हुए लॉकडाउन की वजह से महज 7 दिनों के भीतर अर्थव्यवस्था को 1.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही नए वित्त वर्ष की शुरुआती 2 महीनों में लॉकडाउन की वजह से विकास दर 0 से भी कम हो सकती है। अनुमान है कि साल 2020-21 में GDP वृद्धि दर 6.8% तक गिर सकती है।
लॉकडाउन में हुए कुल नुकसान का 50% रेड जोन से जुड़ा हुआ है, जिसमें देश के अधिकतर जिले आते हैं। अगर रेड और ऑरेंज जोन को देखा जाए तो कुल नुकसान का 90% यहीं से हुआ है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी क्राइसिल ने भी अनुमान जताया कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे खराब मंदी का दौर झेलना पड़ेगा। क्राइसिल ने कहा कि आजादी के बाद भारत में ये चौथी मंदी है। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए लग रहा है कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था 5% तक घट जाएगी। अर्थव्यवस्था पर नुकसान का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कुल जीडीपी के 10% के बराबर स्थायी नुकसान हो सकता है। ऐसे में विकास दर महामारी से पहले की स्थिति तक पहुंचने में 3 साल लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना संकट के बीच चीन भी भारत को आंखें दिखा रहा है, लेकिन पूर्वी लद्दाख सीमा पर आक्रामक तेवर दिखा रहे चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारत ने अब अपनी तैयारी कर ली है। चीन के खिलाफ कूटनीतिक के साथ साथ रणनीतिक प्लान की भी तैयारी है। भारत और चीनी सैनिकों में तनाव बढ़ने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सुरक्षा चक्र के टॉप 5 से बातचीत की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक हुई है। तो उधर 2 दिन चलने वाले आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में चीन सीमा पर डटे कमांडर्स अपना प्लान सामने रखेंगे। आर्मी कमांडर्स की बैठक साल में 2 बार होती है। इसमें सेना के 7 कमांड के अधिकारी भाग लेते हैं। चीन से सटी उत्तरी और पूर्वी कमांड के अन्य अधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आक्रामक तेवर दिखा रहे चीन के खिलाफ रणनीति तय होगी। सभी सैन्य अधिकारी इसमें प्रेजेंटेशन के जरिए बॉर्डर का हाल सामने रखेंगे और भारतीय सैनिकों ने क्या कदम उठाया है इसकी जानकारी देंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मोदी के भारत को कोई भी देश आंखें नहीं दिखा सकता। रविशंकर प्रसाद ने ये बयान राहुल के उस बयान के बाद दिया जिसमें राहुल ने चीन और नेपाल के मामले पर केंद्र सरकार से स्थिति साफ करने को कहा था। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। पर ये भारत जितना नरेंद्र मोदी जी का है उतना ही हम सबों का है और यहाँ का हर एक नागरिक इसे अपना देश मानता है और इस देश की महानता, इस देश की शक्ति पर विश्वास करता है। ऐसे में ये ज़रूर है कि दुश्मनों को या फिर प्रतिद्वंदियों को भारत की ओर आंखें उठाने में काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद ये ज़्यादा ज़रूरी है कि विशेष रणनीति तैयार की जाए। खासकर ये विदेशी मामलों की समझ रखने वाले लोगों के लिए बहुत अहम होगा कि इस कैसे भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ एक सद्भावनापूर्ण संबंध बरकरार रखे ताकि उसकी चिंताएं कम हो। शास्त्र कहते हैं कि जब पड़ोस आपका शांत है तो आप खुद बहुत शांत रहेंगे। अब नेपाल जो कि एक बफर कंट्री है वो भी जिस तरह से भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है वो भारत के लिए कोई सुखद स्थिति की बात नहीं रहेगी। उधर जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार मध्यस्थता की पेशकश कर चुके डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत चीन विवाद में भी मध्यस्थता की पेशकश की है और यही अमेरिका की साजिश है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर मध्यस्थता करने को तैयार हैं। इस बीच 5 मई से ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनावपूर्ण माहौल बनाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में नाकाम रहने के बाद चीन के सुर थोड़े नरम होते दिखाई पड़ रहे हैं। पहले चीनी विदेश मंत्री ने सीमा पर भारत के साथ स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई, तो अब भारत में चीन के राजदूत ने मतभेदों को बातचीत के जरिए मिटाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि चाइनीज ड्रैगन और भारतीय हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं। भारत में चीन के राजदूत सन विंडोंग ने भारत और चीन के रिश्तों को प्रगाढ़ करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी अपने मतभेदों को अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें इन मतभेदों का समाधान बातचीत के जरिए करना चाहिए क्योंकि हम पड़ोसी हैं। लेकिन भारत और चीन के बीच सीमाओं पर जो तनाव बढ़ रहा है उसको देखते हुए अब हमारी सेना भी बहुत गंभीर हो चुकी है। लद्दाख में चीन और भारत के सैनिक आमने सामने हैं। उधर मोदी सरकार इस मुद्दे पर चीन को करारा जवाब देने की तैयारी ही कर रही है। भारत पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके में दृढ़ता से ड्रैगन की चाल को नाकाम करने में जुटा है, लेकिन सेना के द्वारा। हालांकि सरकार ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि वो डिप्लोमेटिक तरीके से भी समस्या का हल किए जाने के पक्षधर में
है या नहीं। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने ये संकेत दे दिए हैं कि चीन की हर चालाकी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वैसे चीन की इस आक्रामकता का मकसद भारतीय क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों को रुकवाना है, जो सामरिक नजरिए से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खासकर चीन को रोकने के लिए, जिसने इस इलाके में खुद की स्थिति काफी मजबूत कर ली है और भारत को जगने में काफी वक्त लग गया है। भारत ने हाल के सालों में जिस तेजी के साथ LAC पर बुनियादी ढांचे के विकास में दम लगाया है, ये बात चीन के गले नहीं उतर रही है। चीन अब तक सीमाई इलाकों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार करता आया है। दूसरी तरफ भारत भी अब बॉर्डर पर तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है। सड़क और एयरबेस जैसे कई राजनीतिक परियोजनाओं पर काम लगातार जारी है। फॉरवर्ड एरिया में सैनिकों और युद्ध सामग्री की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ सालों से भारत ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार किया है। मौजूदा गतिरोध और तनाव की असली वजह भी यही है। बुनियादी ढांचों के विकास को लेकर सीमा पर भारत की सक्रियता से चीन निश्चित तौर पर चिढ़ा हुआ है। पूर्वी लद्दाख में चीन के तनाव बढ़ाने वाली हरकतों के पीछे भारत का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आक्रामक होना है। भारत ने पिछले साल 255 किलोमीटर लंबे दारबुक थ्योक दौलत बेग ओल्डी यानी DBO यानी DSD-BO रोड को पूरा किया। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त लिंक्ड रोड और पुलों को बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी इलाके में पुलों का निर्माण हुआ है। ये तकरीबन LAC के सीमांतर है, जो देपसैंग और गलवान घाटी इलाके में आसान पहुंच उपलब्ध कराता है। ये सड़क राजनीतिक रूप से बेहद अहम काराकोरम दर्रे के नजदीक खत्म होती है। ये सड़क कई जगहों पर सैनिकों और साजो सामान के मूवमेंट के लिए कई गहराई वाले इलाकों में कई जगह लिंक की गई है। भारत ने सीमाई इलाकों में एयरफोर्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की दिशा में अच्छी प्रगति की है। पूर्वी लद्दाख के न्योमा, DBO और पक्चे के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट, मेचुका, वेलोंग, तुतिंग, अलोंग और जीरो में पुराने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को न सिर्फ दोबारा सक्रिय किया गया है, बल्कि उनका आधुनिकीकरण भी किया गया है। अब यहाँ C-17 ग्लोबमास्टर 3 और C-130J सुपर हरक्यूलियस एयरक्राफ्ट भी लैंड करने लगे हैं। इससे जरूरत पड़ने पर भारत अब LAC पर तेजी से सैनिकों और सैन्य उपकरणों को भेज सकते हैं। दौलत बेग ओल्डी में भारत ने 16,614 फीट की ऊंचाई पर एयरपोर्ट बनाया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी हवाई पट्टी है। वैसे भारत अभी भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन के मुकाबले बहुत पीछे है, लेकिन वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक 3,488 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के ऊंचाई वाले विवादित क्षेत्र में रोड और एयर कनेक्टिविटी के मामले में चीन के दबदबे को लगातार चुनौती दे रहा है। यही बात ड्रैगन को रास नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर कोरोना विवाद को लेकर पूरी दुनिया में घिरा चीन अब चालबाजी पर उतर आया है। प्रेशर पॉलिटिक्स ड्रैगन की पुरानी आदत है और एक बार फिर वो भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहा है। विश्व का ध्यान कोरोना संकट से हटाने की हर संभव कोशिश चीन कर रहा है। भारत के साथ उसका ताज़ा विवाद इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। चीन जहां कोरोना को लेकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर से हटाना चाहता है, तो वहीं ड्रैगन ये भी चाहता है कि कोरोना संकट के बाद चीन से निकलने की कोशिश कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कैसे भी कर भारत जाने से रोक दिया जाए। इसके अलावा ड्रैगन LAC पर भारत के तेजी से बढ़ रहे निर्माण कार्यों से तो पहले ही बौखलाया हुआ है। भारत ने भी अब तय कर लिया है कि वो चीन को सख्त जवाब देने में एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। भारत और अमेरिका समेत कई देश से तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक में जिनपिंग ने कहा कि पीपल लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। कोरोना वायरस महामारी के बाद चीन का अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी तनाव चरम पर है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ सीमा पर तनाव पर बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल, CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे।
भारत पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाकों में दृढ़ता से ड्रैगन की चाल को नाकाम करने में जुटा है। भारत का स्टैंड इस मामले में अडिग है और ये फैसला किया गया है कि सेना चीन की हर चालाकी का मुंहतोड़ जवाब देगी और किसी भी सूरत में एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। हालांकि इसके साथ ही सरकार शांतिपूर्ण और राजनीतिक हल निकालने के प्रति भी समर्पित है। विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी चैनलों के जरिए पर्याप्त संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन सरकार ने इसके संकेत भी दिए कि अग्रिम मोर्चे पर खड़ी भारतीय सेना LAC पर चीन की किसी भी तरह की घुसपैठ का प्रतिरोध करने के लिए मुस्तैद है। वैसे चीन के लिए भी भारत से जंग आसान नहीं है, क्योंकि एक ओर जहां वो ताइवान को लेकर उलझा है तो वहीं हांगकांग का विद्रोह भी उसे भारी पड़ सकता है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश में कोरोना के कारण उससे खार खाए बैठे हैं। इनका गुस्सा भी ड्रैगन की हेकड़ी निकाल सकता है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच टकराव जारी है। पैंगोंग झील के किनारे चीन ने भारी सैन्य तैनाती की है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन बड़ी तादाद में भारी सैन्य वाहनों को पैंगोंग झील के पास जमा कर रहा है और बंकरों का निर्माण कर रहा है। भारत ने भी जवाब में अतिरिक्त फौज की तैनाती की है। ब्यूरो रिपोर्ट। सीधे लिए चलते हैं आपको मेघालय। देश एक तरफ कोरोना से जूझ रहा है, वहीं नॉर्थ ईस्ट में जोरदार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश का सितम जारी है, जिससे राज्यों के कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो गए हैं और स्थिति गंभीर बन गई है। वहीं असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से 7 जिलों में करीब 2 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। न केवल असम बल्कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का भी यही हाल है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अकेले के 7 जिलों में करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों में मंगलवार से बारिश हो रही है, जिसके कारण स्थिति भयावह हो गई है। असम के धेमाजी, लखीमपुर, दर्रांग, नलबाड़ी, गोलपारा, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के 17 राजस्व इलाकों में 229 गाँव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ के कारण लगभग 1000 हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई है। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले के आरजू गांव में भूस्खलन के कारण एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पिछले कुछ दिनों की लगातार बारिश से राज्य का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सभी जिला अधिकारियों को लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में 26 से 28 मई तक भारी बारिश के साथ ही रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तीनों प्रदेशों में स्थिति गंभीर बनी रहने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पाकिस्तान से आ रहे पंखों वाले नन्हे शैतान यानी टिड्डियों के दल जयपुर से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। लाखों करोड़ों टिड्डियों के झुंड को अगर हवा की गति सही मिली तो उन्हें दिल्ली पहुंचने में देर नहीं लगेगी। राष्ट्रीय राजधानी को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि टिड्डियों के दल अभी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं और ये राज्य इस मुसीबत से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आमतौर पर रेगिस्तानी टिड्डे जून से नवंबर तक पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में दिखते हैं, लेकिन इस बार वो अप्रैल में ही दिखने लगे, जो कि और ज्यादा चिंता बढ़ा रही है। और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि आमतौर पर ये टिड्डियां या तो अकेले रहते हैं या फिर छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। इनका इस तरह विशाल झुंड में होना असामान्य है। दिल्ली का 22% इलाका ग्रीन कवर में है। ये ग्रीन कवर टिड्डियों के लिए खुराक का काम करेंगे और ऐसे में ज्यादा स्थिति गंभीर हो सकती है। ये पहली बार नहीं है कि टिड्डियों ने हमला किया हो। 1993 में पिछला सबसे बड़ा हमला हुआ था, लेकिन इस बार का हमला उससे भी बड़ा माना जा रहा है। टिड्डियों का ये दल अरब प्रायद्वीप से पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचा है। इससे पहले ये अफ्रीकी देशों में भी तबाही मचा चुका है। टिड्डियों की दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा प्रजातियां बताई जाती है, लेकिन भारत में मुख्य तौर से 4 प्रजातियां ही सक्रिय रहती है। जब हरे भरे घास के मैदानों पर कई सारे रेगिस्तानी टिड्डे इकट्ठा होते हैं तो झुंड में भयानक रूप ले लेते हैं। अध्ययन के मुताबिक रेगिस्तानी टिड्डे दुनिया की 10% आबादी की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक कीट कहा जाता है। आसमान में उड़ते इन टिड्डी दलों में 10 अरब तक टिड्डी हो सकते हैं।
ये झुंड एक दिन में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 200 किलोमीटर तक का रास्ता नाप सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी AFO के मुताबिक 1 वर्ग किलोमीटर में फैले दल में करीब 4 करोड़ टिड्डियां होती है, जो एक दिन में इतने वजन का भोजन कर लेती है जितने में 35,000 लोगों का पेट भर सकता है। यह हजारों लाखों के झुंड में आकर पेड़ों, पौधों या फसलों के पत्ते, फूल, फल, बीज और छाल सभी खा जाते हैं। ये इतनी संख्या में पेड़ों पर बैठते हैं कि उनके भार से पेड़ तक टूट सकता है। भारत में आया टिड्डी दल ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होता हुआ पहुंचा है। पहले पंजाब, राजस्थान में फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद हमलावर टिड्डियों के आगरा पहुंचने की आशंका थी, लेकिन ये झांसी पहुंचे और इसी तरह एक टिड्डी दल जयपुर पहुंचा। 2 महीने पहले जब टिड्डियों ने हमला किया था तब गुजरात और राजस्थान में 1.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी तेल बीजों, जीरे और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा था। टिड्डियां हमारे देश में सामान्य है, लेकिन इस बार का हमला बहुत बड़ा है। जयपुर में लगभग 28 साल बाद टिड्डी दल ने दस्तक दी है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब के बाद अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जिलों में टिड्डी दलों के हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। देश टिड्डी दलों के प्रकोप को काबू पाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के साथ भारत ने टिड्डी उन्मूलन के लिए ईरान और अफगानिस्तान को मदद देने का भरोसा दिया है, लेकिन इससे प्रभावित क्षेत्रीय देशों की बुलाई बैठक में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। 27 मई रूस के इतिहास में सेंट पीटर्सबर्ग शहर का खास महत्व है और इसे 1917 की महान रूसी क्रांति के गवाह के तौर पर विशेष पहचान मिली। इसकी स्थापना 27 मई 1703 को रूस के राजा पीटर महान ने की थी। साल 1713 से 1728 और 1732 से 1918 की अवधि के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग रूसी साम्राज्य की राजधानी थी और साल 1895 में आज ही के दिन ब्रिटिश आविष्कारक बर्ट एक्रेस ने फिल्म कैमरा या प्रोजेक्टर का पेटेंट कराया था। इस आविष्कारक ने फिल्म जगत समेत कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी थी। साल 1957 में आज ही के दिन भारत में कॉपीराइट विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस विधेयक के जरिए गीतकारों, संगीतकारों के सृजनात्मक कार्यों के कॉपीराइट और आर्थिक हितों की सुरक्षा की गई थी। आज देश की बात में बस इतना ही, इस गुजारिश के साथ कि आप अपना ख्याल रखें। और जबकि जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है और जिस तरह से अभी के सियासी दौर में हमने देखा कि चाहे महामारी हो, चाहे किसी तरह का कोई दौर है, सियासत अपने तरीके से चलती रहती है। ये बहुत ज़रूरी है। अभी तक जब देखा जाए किसी नेता की आलोचना सबसे ज़्यादा की गई है तो इसमें शायद आधुनिक भारत में, विशेषकर पिछले 6 सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आया है, जवाहरलाल नेहरू सबसे ज़्यादा निशाने पर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा कि इस आज़ाद भारत के इस तस्वीर को बनाने में तमाम नेताओं ने अपना अपना योगदान दिया है, दल से ऊपर, व्यक्तिगत विचारधारा से ऊपर, पार्टी से ऊपर। और ऐसे में हमें उन तमाम अपने पूर्वजों को, अपने राजनेताओं का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने थोड़ा सा भी योगदान हमारे इस देश को आगे बढ़ाने में किया है। तो इस गुजारिश के साथ कि हम आने वाले पीढ़ियों को अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का, अपने राजनीतिक नेताओं का, अपने सामाजिक नेताओं का सम्मान करना ज़रूर सिखाएंगे। आप देखते रहिए खबर देश की बात में। आज बस इतना ही। नमस्कार।